अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि किस तरह टॉपिक को तैयार करना है और उसको स्टडी कैसे करना है, उसको मेमोराइज़ कैसे करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। तो मेहरबानी करके वो देख लें। कोई भी टॉपिक हम तैयार करेंगे तो उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आगे हम सारे लेक्चर और वो सारे टॉपिक तैयार करेंगे। आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। हम जैसे कि आपको पता है हम जो है बायोलॉजी में ब्रांचेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट हमने पढ़ी थी लास्ट जो ब्रांच हमने पढ़ी थी वो थी इकोलॉजी। अब इसके आगे हम इसका आगाज़ करते हैं मेरीन बायोलॉजी। इसको सबसे पहले जो पूरे स्टेटमेंट्स को सारे टेक्स्ट को पढ़ के मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक को डेफिनेशन बनाया है, इम्पोर्टेंस है और जो है फिर उसकी एग्जांपल लिखी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मेरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, जो कि उस जिंदगी को स्टडी किया जाता है, उसके साथ डील करती है जो लाइफ गहरे समंदर में या बड़े समंदरों में पाई जाती हो। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है सी जो होता है, सी और ओशन में क्या फ़र्क होता है कि जो सी होता है SEA वो छोटा महदूद बाउंड्री पे मुनहसर होता है और उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो महदूद होती है और गहराई भी उसकी महदूद होती है, तो वो सी होता है। और ओशंस जो होता है जिस तरह के हमारे इंटरनेशनल वाटर्स हो गए और गहरे पानी जिसमें बहुत बड़ी मछलियाँ या बड़े जानवर उसमें सर्वाइव कर सकते हों, तो वो उसको हम ओशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके स्टडी के बारे में स्टडी करने की अहमियत क्या है कि ये हमको किस चीज़ में किस चीज़ को समझने में मदद देता है? ओशन बायोडाइवर्सिटी। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी उसे कहते हैं कि किसी भी ख़ास लोकेशन को हम मद्देनज़र रखें और उसके अंदर जितने भी इक़साम के ऑर्गेनिज़म्स हैं तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, बायो मीन लाइफ होती है और डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो उस ओशन, अभी हमने ओशन को कंसिडर किया है, तो ओशन के अंदर जितनी भी मखलूक़ात होंगी उसको हम ओशन डाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको ओशन डाइवर्सिटी को समझने में हेल्प मिलती है और ओशन के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी अक़साम हैं, स्पीशीज़ अक़साम सिंपली इसको किस्म समझ लें। ठीक है, तो ओशन के अंदर जितने भी अक़साम हैं उनको डिस्कवर करने में हेल्प मिलती है और जो उनके लिए जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है उनका ज़िंदा रहने के लिए, तो उस माहौल के मसाइल को सॉल्व करना, उनको एड्रेस करना और उनको उन मसाइल को दूर करने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसमें एक तो हो गया नंबर 3 पॉइंट्स, इस इम्पोर्टेंस में से मैंने इसको वो कर लिया, तो ज़ाहिर बात है 3 पॉइंट्स है तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेरीन बायोलॉजी या डिफाइन मेरीन बायोलॉजी विद एग्जांपल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 किस्म के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एक तो है कि मेरीन बायोलॉजी को डिफाइन करो उसके एग्जांपल के साथ, और दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि डिफाइन मेरीन बायोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और अलॉन्ग विद एग्जांपल, और एग्जांपल के साथ उसको बताएं। तो ये इस तरह ये बन सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, कोरल लीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। कोरल जो रीफ्स होते हैं ये वो मखलूक़ात होती हैं जो कि जिनके एक्सक्रीट करते हैं, लाइमस्टोन एक्सक्रीट करते हैं मुख्तलिफ कलर्स के, तो वो जो है चट्टानें बन जाती हैं, मुख्तलिफ रंगों के वो चट्टानें बन जाती हैं जो कि बहुत सी जो मेरीन लाइफ होती है या मेरीन ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको ये रहने की जगह इससे मिल जाती है। एक मिनट में ज़रा स्क्रीन थोड़ी इसकी शॉर्ट कर दूं कि ये मुकम्मल इसके अंदर आ सके। ठीक है, अच्छा, कोरल रीफ्स तो आपको समझ आ गई होगी कि वो जो होते हैं अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं मेड बाय टाइनी एनिमल्स, जो कि छोटे एनिमल्स के ज़रिए से वो बनावट बन जाती है, वो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है,
और वो क्या करते हैं कि बहुत से स्पीशीज के जो मेरीन स्पीशीज हैं, या मेरीन जो गहरे समंदरों के जो मखलूक़ात हैं, उनको प्रोटेक्शन यानी हिफाजत मुहैया करते हैं। यानी बड़े जानवर उनको, या बड़ी मछली उनको खा नहीं सकती, या उनसे वो महफूज रहते हैं। और उनको रहने की जगह, यानी उनको हैबिटाट कहते हैं, रहने की जगह को, तो उनको हैबिटाट भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब आगे आ जाती है पैथोलॉजी। अच्छा, आगे आ जाती है पैथोलॉजी। इसकी भी मैंने 3 पॉइंट्स में इसको किया है, टेक्स्ट को बुक के टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए। एक इसको डिफिनेशन, वही सेम डिफिनेशन, इम्पोर्टेंस और एग्जाम्पल। डिफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, इसको बयान कैसे किया जाएगा। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, ये बीमारियों के बारे में पढ़ाई का नाम है जो पैथोलॉजी है। देयर काजेज, उनकी वजूहात क्या बनती हैं, और अफेक्ट उन डिजीजेस से या उन बीमारियों से क्या असर होता है जानदार की ज़िंदगी पे या जानदार पे। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ये पैथोलॉजी जो स्टडी करते हैं ये कि बीमारी को समझने में इससे मदद मिलती है, उसकी तशखीस में मदद मिलती है, और तशखीस जब हो जाती है तो उसकी उस बीमारी को दूर कैसे किया जाए, प्रिवेंट किया कैसे किया जाए, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट चाहिए होगी, ये तीनों बातों का उससे पता चलता है। ठीक है, तो इसको एक ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ये किस चीज़ में हेल्प करती है। नंबर 1, ये डायग्नोसिस में हेल्प करती है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना, तो उस डिजीज को प्रिवेंट करने में और उसको ट्रीट करने में भी इसको हेल्प मिलती है। इन तीनों लफ्जों में से कोई एक लफ्ज उठा के भी एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाती है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजी स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉजेज कैंसर। बहुत सी बीमारियां बनती हैं, जिनमें से एक पॉइंट को उठा के इसने एग्जाम्पल बनाया है कि जैसे बताया गया है कि जो हमारे जो अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, खासकर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो डिवीजन्स होती हैं, सेल डिवीजन होती है, उस सेल डिवाइड होने की बुनियाद पर ही वो ग्रो करता है ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान हो, कोई भी जानवर हो, प्लांट्स हो, जो भी मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, तो वो उसका साइज ग्रो होता है, तो वो सेल डिवीजन के ज़रिए से होता है, और ये रेगुलेटेड होता है। इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है कि कब उस सेल्स ने डिवाइड होना शुरू होना है, और कब तक डिवाइड होना है, और कब उसने स्टॉप होना है। तो जब ये अनकंट्रोल हो जाए, जब इससे कंट्रोल ना रहे बंदे का, और सॉरी, इस पे जब कंट्रोल ना रहे, उस सिस्टम उसको जो डिवाइड कर रहा है, जो सेलों को, वो कंट्रोल ना कर सके, तो वो बेहंगम तरीके से वो सेल डिवाइड होते रहते हैं, जो कि या तो ट्यूमर या तो कैंसर बन जाता है उससे। ठीक है, तो ये सारी बातें पैथोलॉजिस्ट बताता है कि ये कैसे होता है ये सब कुछ। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन पैथोलॉजी अलोंग विथ इट्स एग्जांपल एंड इम्पोर्टेंस। इस तरीके से इसकी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस आप जस्ट टॉपिक को प्रिपेयर करें समझ के, उसके तर्जुमे के साथ, उसके असल कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसे ही आप वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि इसके अंदर मुझसे स्पेसिफिकली मखसूस तौर पे क्या पूछा गया है। अब आगे आ जाती है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इसको मैंने जो है वो 2 हिस्सों में टेक्स्ट को पढ़ते हुए इसको तकसीम किया। एक तो इसकी डिफिनेशन में, और दूसरा कि उसकी जॉब क्या होती है, इम्यूनोलॉजिस्ट्स की जॉब क्या होती है, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको डिफाइन कैसे किया गया। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। तो इस मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन इम्यून सिस्टम के अज्जा के बारे में पढ़ते हैं, और उन सारे अज्जा का जो किरदार है वो डिजीज़ के ख़िलाफ़ कैसे आता है, वो उसके बारे में ये स्टडी है। तो कंपोनेंट्स इसमें जो कुछ बुक्स में 2 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, कुछ में 6 बताए गए हैं। मुख्तलिफ जो हैं रिसर्चर या साइंटिस्ट ने जो बुक्स कंपोज की हैं, तो हर एक ने अपनी सोच के हिसाब से इसके कंपोनेंट्स लिखे हैं। तो जो कॉमन आते हैं, एक तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और वो भी कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का, और एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो भी इसका जो है कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का। तो आगे जब चैप्टर में जब इससे रेलेवेंट आएगा, इम्यूनोलॉजी से रेलेवेंट जो चैप्टर आएगा, तो उसमें ये मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया जाएगा कि आपकी टेक्स्ट बुक कितने कंपोनेंट्स डिफ़ाइन कर रही है।
इसकी जो है जॉब क्या होती है, यानी इसका किरदार क्या है इम्यूनोलॉजिस्ट का, वो है स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स। वो जो है वैक्सीन्स बनाते हैं, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेज, और ऑटो इम्यून डिजीजेज को ट्रीट करने के लिए यानी उसका इलाज वो बताते हैं कैसे होता है, और इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। जब कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन किसे कहते हैं कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करता है आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में, तो उधर जो बीमारी बनती है उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ में कर रहे हैं, डेवलप वैक्सीन्स। वैक्सीन्स भी ये इम्यूनोलॉजिस्ट इम्यूनोलॉजी की उसके अम्ब्रेला के अंडर आती है। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेज, इन जो होती है ना, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है या इसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके पॉइंट्स को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि इन पॉइंट्स को भी स्टेटमेंट बना के ये पूछा जा सकता है कि ये हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं एमसीक्यूज में, तो वो उस ब्रांच के हवाले से भी वो बात पूछी जा सकती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी भी लिखी जा सकती है, फिर आगे वो पैथोलॉजी भी लिखी जा सकती है, फिर इसी तरह कोई और भी इससे रेलेवेंट नाम लिखा जा सकता है, तो ये कंफ्यूजिंग होता है। तो आप उसको एग्जैक्ट उसकी ब्रांच के साथ मैच करके उसको समझ के पढ़ें, और उसको बार बार दोहराएं कि ये मैंने इस ब्रांच के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज किस ब्रांच के अंदर पढ़ा था, इम्यूनोलॉजी की ब्रांच के अंदर पढ़ा था। ठीक है, इसको इसी स्टेटमेंट को 4-5 दफा दोहराएं, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो स्टेटमेंट उठा के आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि ये इसमें से कौन सी ब्रांच इसमें से करेक्ट फिट आती है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको इस हिसाब से भी इस जाविये से हिसाब से भी इसको पढ़ें। ठीक है, इम्प्रूव आगे आ जाता है, इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ठीक है, ये तीन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, तीन किस्म के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तीनों में से किसी एक को भी उठाया जा सकता है, या इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को भी उठाया जा सकता है, और नीचे ब्रांचेस के नेम भी लिखे जा सकते हैं, और आपने करेक्ट ब्रांच का नेम लिखना होगा। ठीक है, अब आगे आ जाती है फार्माकोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। ठीक है, हमारे सर में दर्द भी होता है तो हम जो है किसी न किसी दवाई को या तो खुद से इलाज करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह आमतौर पे हम पैराडॉल हम खुद से ले लेते हैं, सर में दर्द हो रहा होता है या किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा होता है, तो हम अपना इलाज खुद ही करते हैं, और जो है अपनी मर्जी से मेडिसिन की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो जो मेडिसिन बनाने की जो है ब्रांच है, वो कौन सी बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच उसको डील करती है, वो फार्माकोलॉजी है। ठीक है, इसको भी मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, टेक्स्ट को पढ़ते हुए, एक डिफिनेशन है और दूसरा उसकी अहमियत यानी कि इम्पोर्टेंस है। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स। फार्माकोलॉजी एक ऐसी शाख है जिसमें हम मेडिसिन या ड्रग्स या दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स दवाई को कहते हैं। ठीक है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी, और उस दवाई का हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या आता है। अच्छा, पीछे मैं एक बात बताना भूल गया कि ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज उसे कहते हैं कि हमारे बॉडी के कुछ यूजफुल सेल्स बनते हैं, ठीक है, उनका हमारी बॉडी में कोई यूजफुल किरदार होता है, लेकिन डिफेक्ट क्या आता है, बीमारी क्या आती है कि हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं उन सेल्स को पहचान नहीं पाता। वो ये समझते हैं कि कोई किसी जरासीम ने अटैक कर लिया है, तो वो उन यूजफुल सेल्स को गलतफहमी में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमको उन सेल से या उस जो एक्सक्रीट जो सिक्रीशन जो हुई होती है, तो वो उससे हम जो है वो हमारी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंच सकते, या किसी भी जानदार को उससे फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, इसे कहा जाता है कि वो अपने ही बनाए गए या कोई भी जो सेल्स होते हैं जिसने हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचाना होता है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वो चीज़ नहीं होती है, न्यू होती है, लिहाजा वो उसको बीमारी समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वो होती है ऑटो इम्यून डिजीज। अच्छा, अब आ जाते हैं अभी इस ब्रांच की तरफ कि ये फार्माकोलॉजी क्या है। ठीक है, डिफिनेशन तो मैंने इसकी बता दी है, और उसका जो ड्रग्स दवाई और दवाइयों का असर हमारी बॉडी पे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर क्या होता है, ये उसके बारे में स्टडी का नाम है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस हेल्प्स, यानी ये ब्रांच फार्माकोलॉजी, दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। जो नई नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो वो
फार्माकोलॉजिस्ट ही उसको बनाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर न्यू एंटीबायोटिक्स जो बनती है, एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर उन्हीं को कहा जाता है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ, जो एंटी बैक्टीरियल होती हैं, ठीक है। वो एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल भी हो सकती है, एंटी बैक्टीरियल भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी किस्म की हो सकती है। तो एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरिया को किल करने के लिए होगी, और एंटी फंगस जो होगी वो फंजी से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो बीमारी बना रहे होंगे उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए होगी, ठीक है। न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट किल बैक्टीरिया, और आप इसमें टेक्स्ट में तो जस्ट बैक्टीरिया था, लेकिन आप इसमें एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक फंगस। चलिए ये का ठीक रहेगा, बैक्टीरिया ठीक है, जिस तरह टेक्स्ट में है वही का ठीक रहता है। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे ट्रीट होगा कि जब वो बैक्टीरिया को मार देगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो उससे जो इन्फेक्शन के ज़रिए जो वो बॉडी पार्ट ख़राब हुआ होगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए या उसको रिफॉर्म करने के लिए भी मेडिसिन होती हैं, या वो जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो भी इसी फार्माकोलॉजी की ब्रांच के अंडर या इसी के अम्ब्रेला के अंडर ये काम होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिनमें से कुछ ज़रूरी ब्रांचेस आपकी टेक्स्ट बुक में आपको मुहैया कर दी गई हैं। तो अगर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कोई ऐसी ब्रांच है जो मैंने ना बताई हो, ये तो अभी मैंने रावलपिंडी बोर्ड को या पंजाब टेक्स्ट बुक से जो ब्रांचेस लिखी हुई थी वही डिफाइन की हैं। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में कोई ऐसी ब्रांच है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अलहदा से उसकी वीडियो बना के बता दूंगा, उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ही ब्रांचेस थी बायोलॉजी की जो इस टेक्स्ट बुक में बयान की गई हैं। ईच ब्रांच ऑफर्स यूनिक इनसाइट्स इनटू फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। हर एक ब्रांच की अपनी अपनी किताबें लिखी गई हैं, हर एक ब्रांच का अपने यूनिवर्सिटीज़ में अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह जेनेटिक्स के अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, और फार्माकोलॉजी तो पूरी एक डिग्री का नाम है, ठीक है, पूरी एक डिग्री हो जाती है, इस पे 5 साल की डिग्री है इसकी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, ये सारी की सारी जो हैं इनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, अपनी अपनी किताबें इन पे लिखी गई हैं। इनके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं या इनके अंदर के जो अज्जा होते हैं उन पे अलग अलग भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वर्ल्ड वाइड, और उन पे अलग अलग किताबें लिखी गई हैं। यानी पूरी एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसको जस्ट इन चंद ब्रांचेस के अंदर रख के भी हम इसका अहाता नहीं कर सकते, इसको एक बाउंड्री में नहीं कर सकते, क्लोज कर सकते, ठीक है। तो ये जस्ट जो थोड़ी सी ब्रांचेस हैं, ये किस में कंट्रीब्यूट या किस में अपनी शराकत कर रही हैं टू आवर अंडरस्टैंडिंग, टू कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लेनेट। तो ये जो पेचीदगी है, कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी को कहते हैं, ठीक है। ये उस पेचीदगी को उस पूरे के पूरे प्लेनेट की खूबसूरती को समझने के लिए है, ताकि हम उसका अंदाजा कर सकें, लेकिन अहाता हम इसका नहीं कर सकते। और जब मैं मेरीन बायोलॉजी पढ़ा रहा था आपको, तो इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मेरीन बायोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं हम तकरीबन 1/3 ऑफ दी क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स या मखलूक़ात के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यानी एक हिस्सा खुश्की का है और 3 हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो 3 हिस्सा पानी पे जो मुश्तमिल है वो बहुत ही वास्ट है। तो आए दिन एक नई स्पीशीज और नए ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त हो रहे हैं, जैसे जैसे जो है वो इंसान जहाँ जहाँ पे पहुँचता जा रहा है और नई नई चीज़ें दरियाफ्त की जा रही हैं। और साइंस और सबमरीन्स और वो आबदोज़ें कब से बनी हुई हैं, ठीक है। और आज तक नई से नई मखलूक़ात दरियाफ्त हो रही हैं और उसको टेक्सोनोमिक कैटेगरी में डाला जा रहा है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगेगी, और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।